आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अ, ये अ, अरबून का स्टैंडर्ड है, स्टैंडर्ड नंबर 53। शायद मैंने गलती से 54 कहा था। 54 नहीं, ये 53 है। तो इसको हम पहले इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि अभी रिसेंटली हमने मुराबा और इजारा पढ़ा, तो वहाँ पर अरबून का जिक्र है। और फिर आगे चलकर और भी कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जिनमें अरबून का जिक्र आएगा। तो मेरे हिसाब से ये बेहतर है कि हम इसको पहले पढ़ लें, और ये छोटा सा स्टैंडर्ड है, इंशाल्लाह हो जाएगा, बहुत जल्दी हो जाएगा। तो इसको स्टार्ट करते हैं। स्कोप ऑफ द स्टैंडर्ड, कि दिस स्टैंडर्ड कवर्स द डेफिनेशन ऑफ अरबून। ये स्टैंडर्ड अरबून की डेफिनेशन बताता है, द रूल्स एप्लीकेबल टू इट, इस पर जो अहकामात लागू होते हैं वो बताता है, एंड इट्स एप्लीकेशंस इन द एक्टिविटीज ऑफ इंस्टीट्यूशंस इन कम्यूटेटिव फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस दैट डू नॉट रिक्वायर स्पॉट डिलीवरी ऑफ काउंटर वैल्यूज। ये उन फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस की बात कर रहा है कि जो कि उधार की बेसिस पर होते हैं, कि जिसमें कोई एक काउंटर वैल्यू या दोनों इस तरह से हो। नॉर्मली एक काउंटर वैल्यू, दोनों तो नहीं हो सकते, कि जिसमें काउंटर वैल्यूज की डिलीवरी, किसी एक काउंटर वैल्यू की डिलीवरी स्पॉट ना हो, डेफर्ड हो। जैसे मुराबा है, मुराबा में आप एसेट पहले दे देते हैं, उसकी जो प्राइस है वो बाद में अदा की जाती है। तो ये उधार का मामला है। इसी तरह से लीज है। लीज में आपने यूज ऑफ आज सेल कर दिया क्लाइंट को, और क्लाइंट ने यानी लेसीन है, उसका रेंटल आपको पे करना है, और वो रेंटल फ्यूचर में पे करेगा। ठीक है, तो ये उन सूरतों में अरबून की बात करता है। इट डज नॉट कवर पेमेंट्स मेड प्रायर टू कॉन्ट्रैक्ट सच एज रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट्स। ये कॉन्ट्रैक्ट से पहली पेमेंट्स की बात नहीं कर रहा, जो कॉन्ट्रैक्ट से पहले जो पेमेंट्स की जाती हैं, जैसे हामिश जिद्दीया के बारे में पढ़ा था, रिफंडेबल सिक्योरिटी डिपॉजिट से ये हामिश जिद्दीया ही मुराद है। कमीशंस या एडवांस पेमेंट्स जो कि उमूमन कॉन्ट्रैक्ट के फौरन बाद, सब्सिक्वेंट टू कॉन्ट्रैक्ट, दैट आर नॉट सब्जेक्ट टू ऑप्शंस, कि वो कॉन्ट्रैक्ट के बाद अदायगी की जाती है, लेकिन उसमें कोई ऑप्शन नहीं होता है। अभी आप देखेंगे अरबून का जो अभी तक आपके जहन में तस्वुर था वो थोड़ा सा डिफरेंट है। ये किसी ऑप्शन के, किसी ख्यार से ये लिंक्ड है। ठीक है, तो ये फिर आप जब पढ़ेंगे तो मजीद फर्दर समझ में आ जाएगा। सबसे पहले ये डेफिनेशन बताता है कि अरबून की डेफिनेशन क्या है। वो कह रहा है कि अर्नेस्ट मनी, अंग्रेजी में अरबून को अर्नेस्ट मनी कहते हैं। अर्नेस्ट मनी इज पेड बाय द बायर टू द सेलर at the time of contract on the basis that the buyer has the option to revoke the contract during an agreed period of time। ये याद रखिएगा कि जो अर्नेस्ट मनी अरबून है वो पेमेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के वक्त अदा किया जाता है, और ये उस वक्त अदा किया जाएगा जब बायर के पास ये ऑप्शन हो कि वो इस कॉन्ट्रैक्ट को जब चाहे रिवोक कर सकता है, ड्यूरिंग एन एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम, किसी खास मुद्दत में उसको रिवोक करने का राइट उसके पास मौजूद हो। उस सूरत में अरबून लिया जाएगा। ठीक है, अब तक शायद आपके जहन में ये होगा कि अरबून एक ऐसी पेमेंट है जो कि कॉन्ट्रैक्ट के फौरन साथ ही लिया जाता है, लेकिन उसके साथ ये शर्त भी होती है कि उस काउंटर पार्टी को ये ऑप्शन है कि वो चाहे तो इसको रिवोक कर दे। ठीक है, इफ ही कंफर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट। अच्छा, ये पीरियड इसलिए होता है कि इस दौरान वो कंफर्म करे कॉन्ट्रैक्ट को। अगर वो इस दौरान, इस ऑप्शन पीरियड के दौरान उसको कंफर्म करता है, तो द अर्नेस्ट मनी इज क्रेडिटेड टुवर्ड्स द प्राइस। तो ये जो अर्नेस्ट मनी उसने अदा किया है, जो कि उसके पास मौजूद है, वो अम, उसको फौरन आप प्राइस का पार्ट बना लेंगे, यानी प्राइस का एक हिस्सा तस्वुर किया जाएगा। इफ इट डज नॉट कंफर्म द कॉन्ट्रैक्ट, और वो कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म ना करे और फेल्स टू पे द रिमेनिंग प्राइस ड्यूरिंग द स्टिपुलेटेड टाइम, या वो बकैया रकम की अदायगी से कासिर रहे, तो द सेलर इज इंटाइटल्ड टू फॉरफीट अरबून। तो इस सूरत में सेलर उस अरबून को पूरा का पूरा अपने पास रख सकता है। ठीक है, ये डेफिनेशन क्लियर है? जी क्लियर है, बिल्कुल क्लियर है सर। सही है, ये समझना बहरहाल बहुत जरूरी है कि
सर ये जो अरबून है, ये जो नीचे वाली जो लास्ट लाइन है, दिस दिस सेलर इज एंटाइटल्ड फॉर परफिट अर्बून, और जो ऊपर लाइन बोली गई है द बायर हैज द ऑप्शन टू रिवोक, ये दोनों कनेक्शन मतलब ये कि अब दो वो ये भी कह रहा है कि उसको मतलब ऑप्शन भी है कि वो अपना जो उसने एग्रीमेंट किया है वो उससे हट भी सकता है, और दूसरे में ये कह रहे हैं कि अर्बुन वापस नहीं करेंगे। यही तो आर्ट है कि उसको ऑप्शन हासिल भी है कि मुकर्ररा तयशुदा वक्त के अंदर अंदर खत्म करने का इख्तियार है। लेकिन एक अरबून आपने ले लिया उससे कि अगर वो उसको कैंसिल करे तो उस सूरत में ये सेलर को ये राइट होगा कि ये अरबून अपने पास कंप्लीटली रख ले। यानी ये अरबून रखना इससे मशरूत है कि उसके पास ये ऑप्शन उसके पास मौजूद है। तो ये शर्त अगर हो जाए, तय कर ली जाए, तभी तो उसको अरबून रखने का राइट मिलेगा। ठीक है, ये सही। दो अलग अलग ठीक है। बातें कि उसमें सेलर को ये ऑप्शन है कि वो उस अच्छा, मुकर्ररा मुद्दत में। यहाँ पे जो एक कंडीशन क्लियर हो रही है, वो कंडीशन ये क्लियर हो रही है कि कॉन्ट्रैक्ट शुरू होने से पहले की बात हो रही है। अगर कॉन्ट्रैक्ट शुरू हो गया तो फिर तो ये प्राइस का पार्ट बन जाएगा। कॉन्ट्रैक्ट शुरू नहीं होने नहीं से नहीं पहले नहीं, अदनान भाई ऐसा कुछ नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट के वक्त किया जा रहा है। नहीं, कॉन्ट्रैक्ट उसी कॉन्ट्रैक्ट वक्त शुरू हो गया। देखिए ऊपर जो कह रहे हैं ना, देखिए मुझे फर्स्ट में जो कह रहा है, सेलर एट द टाइम ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट ऑन द बेसिस ऑफ द बायर हैज द ऑप्शन टू रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट ड्यूरिंग द एग्रीड पीरियड ऑफ टाइम इफ कंफर्म्स द कॉन्ट्रैक्ट। कॉन्ट्रैक्ट हम्म। कंफर्म, आपने कॉन्ट्रैक्ट किया लेकिन कंफर्म करने में आपने टाइम लिया ना, तो वो जो बीच का पीरियड है ना, कॉन्ट्रैक्ट साइन हो गया, सब कुछ हो गया, आपने टोकन अमाउंट भी दिया, अभी कंफर्म कर रहा है कॉन्ट्रैक्ट को, तो इसका मतलब है देयर इज एन पीरियड, बीच में कोई पीरियड है जो कॉन्ट्रैक्ट पीरियड को। है सर बिल्कुल, ये लेकिन खयाल की बात कर रहे हैं कि जो कॉन्ट्रैक्ट हो खयाल गया ना। का जो टाइम पीरियड है। हाँ, कॉन्ट्रैक्ट हो गया लेकिन कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड स्टार्ट नहीं हुआ, जिसका हम ये कह सकते हैं। नहीं नहीं, कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड भी देखें, क्लियर करें इस बात को जी। कि कॉन्ट्रैक्ट का पीरियड भी स्टार्ट हो गया है। स्टार्ट हो चुका है। जब आपने कॉन्ट्रैक्ट साइन कर लिया, आपने बयाना ले लिया, तो कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट हो गया। उसके बाद फिर ये है कि उसी कॉन्ट्रैक्ट के दौरान ही उसको रिवोक करने का एक राइट दिया हुआ है। देखिए नॉर्मली अब क्या होता है, इसको आप इस बात से समझें कि आप कुछ कभी दुकानों से सर ये कुछ खरीदते खयाल हैं। शर्त वाली बात है ना यहाँ पर, कि उसको जी जी, खैर शर्त वाली इख्तियार बात है। है। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा था कि उमूमन जब आप बाजारों से कहीं पर कुछ खरीदते हैं तो ये लिखा होता है कि 3 दिन के अंदर आप वापस कर सकते हैं। हालांकि आप खरीद चुके होते हैं, लेकिन रिवोक करने का राइट आपको 3 दिन तक हासिल है। और इन 3 दिनों में आप रिवोक कर सकते हैं। ये वो वाली बात है। इसको आप उस तनाजुर में देखें कि ये कॉन्ट्रैक्ट तो समझ हो गया। जाता है, सेल हो गई है, लेकिन आपको एक सर्टेन पीरियड दिया गया है कि आप इसमें चाहें तो ड्यू टू एनी रीजन अगर आप इसको रिवोक करना चाहें तो आपको ये राइट है। लेकिन साथ में जो सेलर है वो उसने एक बयाना भी रख लिया कि ठीक है, आपको ये ऑप्शन मैं देता हूँ, लेकिन मैं बयाना भी साथ रख रहा हूँ, क्योंकि अगर आप इस तरह से आके अचानक से मुझे मना करेंगे, रिवोक करेंगे, तो इसमें मेरा भी नुकसान है। ऑप्शन तो है आपके पास। अब वो बयाना वो कितना लेता है ये डिपेंड करता है। वो 10% भी ले सकता है प्राइस का, 5% भी ले सकता है, 20% भी ले सकता है। और वो ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वो नुकसान से ना बचे। जाहिर है 3 दिन बाद वापस करेगा, क्या हालत होगी, एक्सेप्टेबल होगा कि नहीं होगा। तो ये इन चीजों को देखते हुए ना वो आपस में ये बात तय कर लेता है। तो ये अरबून की बेसिकली नेचर है। इसको थोड़ा सा मैंने ये देखा है, इसमें पीछे जो कि शरई बुनियादें होती हैं, उसको भी थोड़ा सा अगर देख लेना तो मे बी ज्यादा बेहतर वाज़ेह हो जाए कि ये उर्दू ट्रांसलेशन से मैं उमूमन देखता हूँ उसकी जो शरई अहकाम की बुनियाद। अंग्रेजी में मुझे शरई बातें इतनी ज्यादा कोई मुझे अपील नहीं करती, तो उर्दू में मैं नॉर्मली देखता हूँ। तो इसमें लिखा है इन्होंने कि इस अरबून के जवाज की बुनियाद उस रिवायत पर है कि हजरत नाफे बिन अब्दुल हारिस रजी अल्लाह अन्हु ने जेल खाने के लिए सफवान बिन उमैया से एक घर 4,000 दीनार के एवज इस शर्त पर खरीदा कि अगर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु रजामंद हो गए तो उनके हक में बे मुनक्किद हो जाएगी। और अगर हजरत उमर रजी अल्लाह अन्हु ने रजामंदी जाहिर ना की तो 400 दीनार सफवान बिन उमैया के होंगे। ठीक है, यानी 400 दीनार उन्होंने अरबून रखा कि अगर उन्होंने अप्रूवल दे दी, यानी कि एक पीरियड उन्होंने रख लिया ना एक तरह का, कि वो अप्रूवल तक की एक पीरियड है कि उसी दौरान वो जो बायर है, यानी नाफे बिन अब्दुल हारिस जो कि बायर है, वो कंफर्म करेंगे
जब ये खलीफा दुवुम उसको कंफर्म करें, उसकी इजाजत दे रहे। तो अगर वो करेंगे तो ठीक है, बे जो है वो उसकी तरफ से कंफर्म हो जाएगी। अगर नहीं करेगा तो ये सफान बिन उमैया ये जो 400 दिरहम 400 दिनार ये एडवांस में दे रहा है, तो वो अपने पास रख लेगा। नीज वो रिवायत है, अच्छा ये रिवायत, एक तो ये रिवायत भी है और दूसरी वो रिवायत है कि जो इब्न सीरीन रहमतुल्लाह अलैह, गालिबन ताबी थे, तबे ताबी थे, उनसे मरवी है कि उन्होंने फरमाया कि एक शख्स ने सवारी के लिए ऊंट किराए पर देने वाले शख्स से कहा कि अपनी सवारी तैयार रखो, अगर मैं फला फला दिन तुम्हारे साथ ना गया तो 100 दिरहम तुम्हारे होंगे। चुनाचे वो शख्स ना जा सका और वो 100 दिनार उसने अपने पास रख लिए। शुरह, काजी शुरह एक मारूफ काजी रहे हजरत अली के दौर में, और हजरत उमर के दौर में भी थे, हजरत उस्मान के भी दौर में थे। काफी तवील जिंदगी रही इन इन इनसे ये इन्होंने कौल नकल किया है कि जो शख्स बगैर किसी जोर जबरदस्ती के अपनी रजामंदी से कोई शर्त अपने ऊपर लगा ले तो इस शर्त को पूरा करना इसके जिम्मे होगा। यही मामला अरबून का है, क्योंकि खरीदार कुछ कीमत अदा कर देता है और कहता है कि अगर मैंने मबी ना लिया तो ये रकम तुम्हारी है। बयाना की अदायगी अकद के वक्त या अकद के बाद, अकद से फिर जाने के वक्त तक इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो ये इसके उसका पूरा शरीफ बैकग्राउंड है। और इस शरीफ बैकग्राउंड में आपको समझ में भी आ गया होगा, इतनी तमीज से फकत इस बात को हम हजम करें ताकि हमें आगे समझने में आसानी हो कि ये एक ऑप्शन से मशरूत है, और वो ऑप्शन ये है कि एक सर्टेन पीरियड में उसके पास बैग को कंफर्म करने या ना करने का एक राइट हासिल होता है। ठीक है, ये बात समझ में आ गई होगी आई होप। जी आ गई सर, जी हाँ। एन एग्रीमेंट टू एग्जीक्यूट अ कॉन्ट्रैक्ट इन द फ्यूचर इज अ प्रॉमिस, यानी कि अगर आप कोई एग्रीमेंट करें कि हम फ्यूचर में कोई कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। नॉर्मली आप जब घर खरीदते हैं तो एक एग्रीमेंट टू सेल होता है, वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, एग्रीमेंट टू सेल होता है। उमूमन आप जब जाते हैं ना कोई भी घर खरीदते हैं तो आप एक टोकन मनी देते हैं और एक एग्रीमेंट टू सेल कर लेते हैं। तो वो टोकन मनी उमूमन कब्जे में ले लिया जाता है। ठीक है, उमूमन वो जो सेलर है वो वापस नहीं करता, हालांकि वो अरबून नहीं है। ये इसी क्लॉज में ये बात क्लियर कर रहा है कि जो आप एग्रीमेंट टू सेल करते हैं वो एक प्रॉमिस है, कॉन्ट्रैक्ट नहीं है। इफ मनी इज पेड विद द प्रॉमिस इट इज नॉट कंसिडर्ड टू बी अर्नेस्ट मनी। तो इसको आप अर्नेस्ट मनी यानी अरबून ट्रीट नहीं कर सकते कि अगर उसने बाद में आपके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया तो आप ये पैसे खा नहीं सकते। ठीक है, ये एक हामिद जिद्दिया वाली किस्म बनती है, लेकिन अरबून बहरहाल नहीं बनता ये। अरबून कैन बी पेड इन कैश इन काइंड एंड विद यूज ऑफ फ्रक्ट। अरबून किसी भी सूरत में हो सकती है, कैश की सूरत में भी हो सकती है, गुड्स की सूरत में भी हो सकती है, या ये कि यूज ऑफ फ्रक्ट की सूरत में भी हो कि अगर आपने कोई चीज खरीदी और बयाना दिया उसको, अपना अपनी गाड़ी दे दी कि भाई ये गाड़ी आप यूज कर लें, तो ये अरबून के तौर पर ट्रीट किया जाएगा। तो इसकी भी इजाजत है, वैसे नॉर्मली कैश में ही होता है। फिर आगे बात करते हैं परमिसिबिलिटी ऑफ अर्नेस्ट मनी। It is permissible to pay Arbun in commutative contracts that do not require spot payment of one or both counter values, whether the sale item is identified or is sold by description. अब वो कह रहे हैं कि अर्नेस्ट मनी, पिछली क्लॉजेस में ये बात गुजर चुकी है कि अर्बून उन कॉन्ट्रैक्ट्स में होता है जहां पर स्पॉट पेमेंट ना हो, कोई एक या दोनों काउंटर वैल्यूज डेफर्ड हो, और चाहे वो जो आइटम है वो आइडेंटिफाइड हो या मौसूफा फिज जिम्मा हो। और इज सोल्ड बाय डिस्क्रिप्शन फॉर फ्यूचर डिलीवरी, जिसको इजारा मौसूफा फिर जिम्मा कहते हैं, जिसको हमने इजारा में पढ़ा था। सच एज सेल्स, इस्तिस्ना, कॉन्ट्रैक्ट, लीज ऑफ आइडेंटिफाइड एसेट्स एंड ऑफ एसेट लीज बाय डिस्क्रिप्शन। ये तमाम चीजों में, इन तमाम चीजों में अरबून हो सकता है। मुराबाहा में हो सकता है, किसी भी किस्म की सेल में हो सकता है, मुसावमा में हो सकता है, इस्तिस्ना में हो सकता है, लीज में हो सकता है, या इजारा मौसूफा फिर जिम्मा में हो सकता है। फिर अगली क्लॉज है, पेमेंट ऑफ अर्बून इज नॉट परमिसिबल इन सलम एंड करेंसी एक्सचेंज कॉन्ट्रैक्ट। अर्बून की इजाजत आपको सलम में या करेंसी एक्सचेंज में नहीं है। क्यों नहीं है, चले सलम तो अभी तक आपने नहीं पढ़ा, लेकिन आइडिया होगा कि सलम में इसकी इजाजत ना होने की क्या वजह है। सलम में तो पेमेंट इन एडवांस होती है, कंप्लीट पेमेंट।
एग्रीड पेमेंट राइट। जो भी थी एडवांस तो होती है। अर्बून वहां पे नहीं हो सकता क्या अगर एडवांस में? अर्बून की कोई यानी कंडीशन बची नहीं, क्योंकि सलम में तो ये कंडीशन है कि आपको एडवांस पेमेंट करनी है, उसमें पार्शियल पेमेंट सही, नहीं हो सकती। उसमें उसमें जो भी सही, प्राइस है ठीक वो है, आप ठीक इन है। एडवांस पे और करते हैं। करेंसी एक्सचेंज में क्यों नहीं हो सकती? सर उसका तो लॉ करेंसी है ना एक्सचेंज, कि दोनों काउंटर वैल्यूज की पोजीशन एक ही मजलिस में लेनी है। राइट, राइट। आप इसमें प्राइस का कोई हिस्सा आप उधार पर नहीं कर सकते। अर्बून में ये है ना कि एक हिस्सा आपने पहले पे कर दिया, एक हिस्सा आपने उधार रख दिया अभी, के बाद में जी हाँ। पेमेंट की जाएगी। जी हाँ। तो इसलिए चूंकि करेंसी एक्सचेंज में लाजिम है कि काउंटर वैल्यूज 100% उसी ऑन मजलिस स्पॉट, अक्त में, उसी मज ऑन जी द जी। स्पॉट, वो उन पर पोजीशन लिया जाए, उनका तबादला किया जाए। तो अरबून में फिर ये चीज पॉसिबल नहीं होती। तो इसलिए अरबून करेंसी एक्सचेंज में और सलम में उसकी इजाजत नहीं है। अच्छा, वो ऑप्शन की बात कर रहा है अगले क्लॉज में, वो जो ऑप्शन जो कि अरबून की वजह से अराइज होता है, ऑप्शन पीरियड जिसको कहते हैं, अरबून की मुद्दत क्या होगी? द ऑप्शन पीरियड अराइजिंग फ्रॉम द पेमेंट ऑफ अरबून must be specified either by express stipulation of the parties or by custom if there is an existing custom that specified the that specifies the option period। कि ये जो मुद्दत है कि जिस मुद्दत में अरबून का पीरियड जिसको कहते हैं, अरबून पीरियड कहते हैं, कि जिसमें उसको चाहे तो रिवोक करने का राइट है और अरबून एक्सरसाइज करने का राइट होता है सेलर को। तो वो पीरियड वो होता है कि जो दोनों पार्टीज मिलकर स्टिपुलेट करें, एग्री करें, किसी पीरियड पर वो दोनों इत्तेफाक कर ले तो वो लागू हो जाएगा। या अगर ऐसा नहीं किया और तो कोई कस्टमरी प्रैक्टिस है, कोई उर्फ है कि उमूमन इतनी मुद्दत का नॉर्मली दिया जाता है। नॉर्मली हमारे यहाँ 3 दिन का उमूमन, जहाँ पर ये ऑप्शन होता है वापस करने का, तो वहां पर उमूमन उमूमन 3 दिन का पीरियड होता है, बाज जगहों पे 7 दिन का होता है, डिपेंड्स। तो कस्टमरी प्रैक्टिसेस को भी देखा जा सकता है। लैप्सिंग ऑफ द ऑप्शन अराइजिंग फ्रॉम अर्बून पेमेंट, कि ये जो ऑप्शन आपने रखा था, ख्यार रखा था, इसका साकित हो जाना, किन किन जगहों पर ये लैप्स होता है, ये ऑप्शन लैप्स हो जाता है, यानी ये ऑप्शन फिर अब आपके पास फर्दर रहता नहीं है। वो कौन सी सूरत हाल है, वो ये इन्होंने बयान की है कि द बायर लूजेस हिज राइट टू रिवोक द कॉन्ट्रैक्ट इफ ही इन्फॉर्म्स द सेलर दैट ही हैज कंफर्म द कॉन्ट्रैक्ट। जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म करेगा, उसके पास रिवोक का राइट खत्म हो जाता है, क्योंकि रिवोक का राइट उसकी एक्सेप्टेंस से पहले पहले था। अब उसने जब कंफर्म कर दिया तो फिर अब उसके पास कोई राइट ऑफ रिवोक बचा नहीं। इस सूरत में वो जो अरबून है वो पूरा का पूरा प्राइस का पार्ट बन जाएगा। ठीक है। और डिस्पोजेस द सोल्ड आइटम इन अ मैनर दैट इंडिकेट्स कंफर्मेशन, या ये कि वो जो चीज बेची गई है, वो जो चीज बेची गई है, देखिए सेलर ने बायर को कोई चीज बेची है, कॉन्ट्रैक्ट हुआ है, वो सेलर का पोजीशन दिया गया है, और उसको तहवील में देने के बाद एक पीरियड उसको दिया गया कि इस पीरियड के दौरान तुम कंफर्म करो या कैंसिल करो। तो वो कंफर्म या तो वर्बली करे या बाय एक्शन करे। जब वो उस एसेट को यूज करने लग जाए तो गोया उसने इम्प्लाइड एक तरह की कंफर्मेशन है कि उसने मतलब मान लिया कि भाई ये मैं सेल कंफर्म करता हूँ। अगर वो मतलब अभी कंफर्म ना किया होता तो वो चीज पड़ी रहती उसके पास, वो उसको इस्तेमाल ना करता। लेकिन वो चीज चूंकि उसने इस्तेमाल कर ली है, जिससे ये जाहिर होता है कि इसने कंफर्म कर लिया, यानी अमलन उसने कंफर्म किया। ठीक है, ये पॉइंट समझ में आ रहा है? ये जो कंफर्म करना ये वर्बली हो सकता है और अमली तौर पर भी हो सकता है, दोनों सूरतों में हो सकता है। द कॉन्ट्रैक्ट में स्टिपुलेट कंडक्ट दैट इंडिकेट्स लैप्सिंग ऑफ द ऑप्शन एंड कंफर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट इन ऑर्डर टू अवॉइड डिस्प्यूट, कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है उसमें बेहतर है कि लिखा जाए, उसमें लिखा जाए कि भाई किस तरह से इस्तेमाल को हम ये समझेंगे कि ये ऑप्शन अब उसके पास मजीद नहीं रहा, या इस किस तरह के एक्शन को समझा जाए कि उसकी तरफ से कंफर्मेशन आ गई। ठीक है, ये आप कॉन्ट्रैक्ट में भी लिख सकते हैं। लेकिन अगर आपने नहीं लिखा तो अमली तौर पर वो उसमें तसर्रुफ कर ले जो कि उसकी तरफ से रजामंदी ख्याल हो, तो फिर उसकी इजाजत है। इसके लिए वो बस स्टैंडर्ड नंबर 52 पे कर रहे हैं, जो कि ऑप्शंस के ऊपर है। देखिए आखिरी के कुछ स्टैंडर्ड ऑप्शंस के ऊपर है, तो इंशाल्लाह उसको हम वो भी प्रायोरिटी बेसिस पे करेंगे। ऑप्शन का क्या मतलब होता है, जिसको अरबी में कहते हैं ख्यार। ख्यार कहते हैं आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप इन
कॉन्ट्रैक्ट्स को रिवोक कर सकते हैं, या कोई और शर्त या कोई और चीज जिसको आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसकी मुतअद्दिद इक़साम है, ख़ियार ऐब, ख़ियार रुयत, ख़ियार वस, ख़ियार शर्त, ख़ियार हैवान, काफी इसकी तफसील है। तो ये टोटल अर्बून का लैप्स होता है, तो उस सूरत में जबकि वो कंफर्म करे वर्बली या प्रैक्टिकली। फिर आगे कहते हैं इफ द ऑप्शन पीरियड एक्सपायर्स विदाउट द बायर पेइंग द रिमेनिंग प्राइस टू द सेलर एंड विदाउट द सेलर हैविंग एग्रीड एन एक्सटेंशन, कि अगर ये ऑप्शन पीरियड खत्म हो जाए, ठीक है, एक ऑप्शन पीरियड दिया गया था, इस ऑप्शन पीरियड में वो चाहे तो रिवोक कर सकता था, लेकिन ये एक्सपायर हो गया, ये मुद्दत खत्म हो गई, और उस मुद्दत में बायर ने पे नहीं किया सेलर को अभी जो रिमेनिंग पेमेंट है, एंड विदाउट द सेलर हैविंग एग्रीड एन एक्सटेंशन, और सेलर ने उस पे एक्सटेंशन भी अलाउ नहीं किया। देखें, एक्सटेंशन भी अलाउ कर सकते हैं, वो पीरियड गुजर गया लेकिन सेलर ने कहते ठीक है यार 2 दिन और तुम ले लो, तो वो एक्सटेंशन भी उसने एग्री नहीं किया, तो उस सूरत में द कॉन्ट्रैक्ट इज कंसिडर्ड रिवोक्ड, तो ये कॉन्ट्रैक्ट रिवोक कंसिडर होगा, और द बायर इज नॉट इंटाइटल्ड टू रिकवर द अर्बून, और वो जो अर्बून है उसको लेने का हक उसके पास नहीं होगा। ठीक है, ये बात समझ में आ रही है? जी सर, नहीं, ठीक जी है। सर। समझ आ रही है? नहीं आ रही है तो तब भी बता दे, कोई मसला नहीं है, अगर आप दोबारा कहेंगे दोबारा भी बता देंगे। अगले क्लॉज पे चलते हैं, ऑनरशिप एंड लायबिलिटी फॉर द सोल्ड आइटम ड्यूरिंग द ऑप्शन पीरियड। ये जो मबी है, सब्जेक्ट मैटर है, इसकी ऑनरशिप और लायबिलिटी का क्या हुक्म है जो उस ऑप्शन पीरियड में। तो वो कह रहे हैं प्रायर टू डिलीवरी द सेलर इज लायबल फॉर एनी लॉस टू द सेल आइटम। ये ऑब्वियस सी बात है, कोई भी चीज सेल करने से पहले सेलर की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, तमाम रिस्क सेलर का होता है, गुड्स को कुछ भी होगा तो सेलर का रिस्क है, ठीक है, ये बात बहुत ऑब्वियस है। इफ इट इज डिस्ट्रॉयड और डैमेज बिफोर डिलीवरी टू द बायर और डिलीवरी इज नॉट पॉसिबल, द कॉन्ट्रैक्ट इज वॉइड। अगर उसकी डिलीवरी से पहले ही माल हलाक हो जाए तो ऑब्वियसली ये जो कॉन्ट्रैक्ट है ये अब हो नहीं सकता, क्योंकि बे मादूम हो जाएगी, ऐसी चीज की बे होगी जो कि वजूद ही नहीं रखता, पहले ही हलाक हो चुका है, खत्म हो गया है, तो इस कॉन्ट्रैक्ट की इजाजत नहीं होगी अगर पहले हलाक हो जाए। एंड द अर्नेस्ट मनी मस्ट बी रिटर्न टू द बायर, तो उस सूरत में अर्नेस्ट मनी अगर आपने लिया है, लेकिन देखें कॉन्ट्रैक्ट किया था लेकिन अभी आपने डिलीवरी नहीं दी थी, ये उसकी बात करें, कॉन्ट्रैक्ट किया है और आपने उससे अरबून लिया है, बयाना लिया है, लेकिन उससे पहले उसकी पोजीशन देने से पहले ही वो माल डिस्ट्रॉय हो गया, तो उस सूरत में कॉन्ट्रैक्ट आपका वॉइड हो गया, और आपको चाहिए कि आप उस अरबून को वापस करें, क्योंकि अब माल ही नहीं रहा, आपने कब्जा ही नहीं दिया, कब्जा देना आपकी जिम्मेदारी थी, आपने दी नहीं। उसके बाद आफ्टर डिलीवरी द बायर इज लायबल फॉर द सेल आइटम। जब डिलीवरी दे दी तो ये गुड्स हो गए बायर के, अब तमाम रिस्क एंड रिवॉर्ड बायर के ऊपर है, वो लायबल है इस सेल आइटम के हवाले से। इफ इट इज डिस्ट्रॉयड और डैमेज्ड आफ्टर डिलीवरी टू द बायर, अगर ये डिस्ट्रॉय हो जाए या डैमेज हो जाए डिलीवरी के बाद, तो द बायर्स ऑप्शन इज कैंसल्ड, और उसका जो ऑप्शन है जो कि उसको दिया गया था कि भाई इतने पीरियड के दौरान तुम चाहो तो रिवोक कर सकते हो, तो वो कैंसिल हो जाए, क्योंकि जब वो गुड्स ही ना रहे, वो हलाक हो गए, तो फिर वो ऑप्शन भी खत्म हो गया, ठीक है, और उसी की जमान में था, उसी की उसमें था, रिस्क पे था, डिस्ट्रॉय हो गया, तो ये समझ लें कि ये आपका ऑप्शन अब खत्म हो गया, अब आप उसको वापस करने का ऑप्शन, रिवोक करने का ऑप्शन नहीं रखते, एंड ही इज रिक्वायर्ड टू पे द बैलेंस टू द सेलर। अब चूंकि देखें चीज तो डिलीवर कर दी थी ना सेलर ने, अब अगर वो हलाक हो गया आपको डिलीवरी के बाद, तो आप पर बहरहाल पूरी कीमत वाजिबुल अदा है, वो बयाना भी उसका है, और जो रिमेनिंग जो पेमेंट है वो भी उसका है, ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सी बात है, आई थिंक इसमें इंशाल्लाह कोई मसला नहीं होगा। द बायर, अगला है डिलीवरी ऑफ द सेल आइटम ड्यूरिंग द ऑप्शन पीरियड, कि ये जो मुद्दत है ऑप्शन पीरियड का, अर्बून की मुद्दत में, इस पर मबी के कब्जे की क्या सूरत हाल है, तो ये बता रहे हैं कि द बायर मे टेक डिलीवरी ऑफ द सेल आइटम ड्यूरिंग द ऑप्शन पीरियड, कि बायर इस डिलीवरी पीरियड के, इस ऑप्शन पीरियड के दौरान वो डिलीवरी ले सकता है, विच डज नॉट ऑन इट्स ऑन इंडिकेट कंफर्मेशन ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। देखिए डिलीवरी लेने का मतलब नहीं होता कि वो कॉन्ट्रैक्ट को कंफर्म कर रहा है, ठीक है,
डिलीवरी तो उसने लेनी ही लेनी है क्योंकि उसको एक चीज बेची जा रही है। तो महज डिलीवरी का देना, इसका ये मतलब नहीं समझा जाएगा कि उसने कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया। कॉन्ट्रैक्ट को एक्सेप्ट करना तब समझा जाएगा जब वो उस सब्जेक्ट मैटर को यूज करे, ठीक है, तब ये समझा जाएगा। महज उसको डिलीवर कर देने से ये मुराद नहीं होगी कि उसने एक्सेप्ट कर लिया। अनलेस द बायर्स कंडक्ट इंडिकेट दैट ही हैज एक्सेप्टेड द सेल आइटम, मगर ये कि उसने जाहिरी तौर पर उसने ऐसा कंडक्ट किया या ऐसा तसर्रुफ किया जो उसकी तरफ से एक्सेप्टेंस पर दलालत करे। ठीक है, अल्फाज के हेर फेर पे नहीं जाना, बस वो सिर्फ सिंपल ये कहना चाह रहे हैं कि महज पोजीशन से उसकी कंफर्मेशन साबित नहीं होती। फिर अगला क्लॉज है, ये एट क्लॉज करते हैं, उसके बाद फिर नाइन्थ थोड़ा सा है, तो नाइन्थ इंशाल्लाह कल देख लेंगे। एट्थ इंशाल्लाह आज का भी कर लेता है। एट्थ में कहते हैं इंक्रीज इन द सोल्ड आइटम ड्यूरिंग द ऑप्शन पीरियड। इस अर्बून की मुद्दत में अगर सब्जेक्ट मैटर में कोई इजाफा हो जाए, सब्जेक्ट मैटर बढ़ जाए, तो उस सूरत में क्या हुक्म होगा। तो ये कह रहे हैं कि इंक्रीज दैट इज फिजिकली कनेक्टेड टू द ओरिजिनल इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द ओरिजिनल। कि कोई ऐसा इजाफा हुआ है जो कि सब्जेक्ट मैटर से कनेक्टेड है, मुत्तसिल है उसके साथ कनेक्टेड है, तो वो गोया ऐसा ही है कि जैसे ओरिजिनल में इजाफा हुआ है, वो ओरिजिनल के ताबे होगा। इसकी क्या मिसाल आपके जहन में आती है कि सब्जेक्ट मैटर बढ़ गया और वो उसी के साथ कनेक्टेड है? क्या सर मिसाल आती है आपके फ्रूट्स जहन में? हैं, जानवर हैं, काफी सारी चीज हो सकती है सर इसमें। तो फ्रूट फ्रूट वाला ट्री बिल्कुल, है, जानवर है, इस तरह की चीजें हैं। एग्जैक्टली। देखिए जानवर, अगर जानवर बच्चे देगा या देगी, उसकी मादा अगर बच्चे देगी, तो वो उससे हट के उससे कनेक्टेड नहीं है। देखिए वो अगली अगली क्लॉज है, जी। वो उससे वैसे कनेक्टेड नहीं है, फ्रूट लेकिन ट्री की फ्रूट्स मिसाल वगैरह हो सकती है। ट्री की हाँ, मिसाल हो फ्रूट्स सकती की है। मिसाल हो सकती है। आपने दरख्त खरीदा था, उस पर फल उग गए, तो वो जो फल है वो उसी के ताबे समझा जाएगा। जब आपने ट्री बेचा है तो फल भी उसके साथ, अगर बाद में लगे या पहले लगे हैं तो वट एवर, वो उसके ताबे है। तो अगर उस अर्बून पीरियड के दौरान फल लग गए तो वो असल के ताबे। अगर वो कंफर्म कर दे कॉन्ट्रैक्ट को, ये पूरा का पूरा ट्री फल समेत उसका है, और अगर वो उसको रिवोक कर दे तो ये पूरा ट्री बशमूल वो जो फल है वो वापस सेलर को चला जाएगा, फल समेत। इसमें ये नहीं कह सकते कि फल जो है वो बायर अपने पास रख ले और सेलर को ट्री वापस करे, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि ये जो इजाफा हुआ है सब्जेक्ट मैटर में, ये बेसिकली उसी के ताबे है। ये पहली क्लॉज है। दूसरी क्लॉज कहता है इन प्रिंसिपल एनी ग्रोथ इंक्रीज टू एंड और यील्ड ऑफ द सेल आइटम दैट इज फिजिकली सेपरेट फ्रॉम इट, जो कि फिजिकली उससे अलग है। इसमें जानवर वाली मिसाल आती है कि अगर आपने बकरी खरीदी थी अपने उसी ऑप्शन पीरियड के दौरान, जब आपको रिवोक का राइट था सेलर को, तो उस दौरान बकरी ने बच्चा दे दिया। अब जो बच्चा दिया, तो बच्चा उससे हटके है ना, फिजिकली माँ से हटके है, मतलब फिजिकली उसका अपना एग्जिस्टेंस है। तो ये उस सूरत की बात कर रहा है कि फिजिकली उससे सेपरेट हो, विच अकर्स ड्यूरिंग द ऑप्शन पीरियड, जो ऑप्शन पीरियड के दौरान हुआ हो, वेदर प्रायर टू डिलीवरी और आफ्टर डिलीवरी, चाहे वो डिलीवरी से पहले हुआ हो चाहे डिलीवरी के बाद हुआ हो, इज कंसिडर्ड पार्ट ऑफ द सेल आइटम। तो उस सूरत में भी वो सेल आइटम का पार्ट समझा जाएगा। It is permissible for the party who is liable for the sale item to stipulate that any increase that is physically separate should belong to him. ये हो सकता है कि सेलर ये कहे कि अगर कोई इस तरह की सूरत हाल होती है, कोई बकरी मैं तुम्हें बेचता हूँ और उसका बच्चा पैदा हो गया, तो बच्चा मेरा ही होगा, बच्चा मेरा ही होगा। अगर वो ये पहले से कॉन्ट्रैक्ट में लिख दे, तो फिर ये उसके पास ये राइट है, क्योंकि उस वो जो बच्चा होगा तो वो सेलर का ही समझा जाएगा। ठीक है, इवन इफ अल्टीमेट ओनरशिप ऑफ द सेल आइटम इज नॉट वेस्टेड इन, चाहे उसकी जो ओरिजिनल आइटम, अब बकरी उसके पास उसकी ओनरशिप में नहीं है, तब भी चूंकि उसने ये शर्त रखी थी कि उस पीरियड में अगर बच्चा हुआ, कि जो रिवोक का पीरियड है उसमें बच्चा हुआ उस बकरी का, तो वो बच्चा मेरा है। तो उस सूरत में वो बच्चा सेलर का होगा, अगर वो ये स्टिपुलेट करे। अगर स्टिपुलेट नहीं करता तो ये बच्चा भी माँ के ताबे है।
माँ अगर जिसके पास है उसका वो बच्चा भी कंसिडर होगा। ठीक है, ये थोड़ा इस्लामिक बैंकिंग से जरा हटके एक चीज आई है, लेकिन बहरहाल मामलात से इनका ताल्लुक तो है। तो चलें, ये क्लॉज 8 भी हो गया आई थिंक। कि हम ये जो 9th क्लॉज है ये हम कल करते हैं, थोड़ा सा ही है। तो ये हम कल करते हैं, इसके बाद फिर हम ज्वाला ज्वाला पे चलें या सलम पे चलें? क्या ख्याल है, किस पे चलें? सलन कर लें सर। सलम कर लें, ठीक है। चलें फिर इंशाल्लाह फिर ये कल रिमेनिंग ये करते हैं, तो फिर हम सलम पे स्टार्ट करते हैं इंशाल्लाह। इंशाल्लाह। जजाकल्ला सर। अच्छा, जजाकल्ला। एक चीज और भी है।